गुड मॉर्निंग। आज हम अपना फर्स्ट टाइम वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस पूरी वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर जो है क्लास 10th का साइंस का, उसको हम पूरा कवर करेंगे। इसमें बिल्कुल बेसिक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों की जो एक बच्चे को पता होनी चाहिए, और उसको ले जाएंगे एडवांस लेवल तक, यानी कि मोल कंसेप्ट तक, जो आपको 11th और 12th में काम आता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास एटम और चैप्टर का नाम है हमारे पास मॉलिक्यूल। क्या है एटम, क्या है मॉलिक्यूल, समझते हैं ज़रा डिटेल में इसको। ठीक, तो टॉपिक का नाम है आपके पास एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ले लेता हूं एटम को। ठीक, एटम क्या है? ठीक, क्या है एटम? हमने डेफिनेशन पढ़ी है, एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल which is capable of individual existence। ठीक, डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गई इसमें। एटम सबसे छोटा पार्ट है किसी मैटर का, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबसे छोटा पार्ट है। सबसे छोटा पार्ट है जो अकेले जिंदा रहने की काबिलियत को रखता है। ये बड़ा ज़रूरी है। आप ये कमेंट में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर इलेक्ट्रॉन एटम छोटा है, प्रोटॉन भी छोटा है, न्यूक्लियस भी छोटा है, पर ये तीनों अकेले इंडिविजुअली रहने के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए अकेले नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता, प्रोटॉन भी नहीं कर सकता और न्यूक्लियस भी नहीं कर सकता। पर जब ये तीनों कंबाइन होंगे और एक एटम बनाएंगे, जब एटम बन गया तब ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, अकेले जिंदा रहने की काबिलियत रखता है, उसको मैं एटम बोलता हूँ। ठीक है, अब तो फर्मियन, मियॉन, लेप्टॉन, बहुत सारे डिस्कवर हो गए, पर बेसिक डेफिनेशन 10th क्लास में जो जरूरी है आपको कि एटम जो है वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा जरूरी है। एटम से तो एग्जांपल क्या आती है एटम की? एग्जांपल आती है सर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, जो भी हम देखते हैं ये सारे के सारे एटम्स हैं। सिंबल भी याद होना चाहिए, क्लास 10 से पहुंच गए अगर आप तो। हाइड्रोजन का सिंबल H है, हीलियम का सिंबल He है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, सोडियम का सिंबल Na है, क्लोरीन का सिंबल Cl है। ठीक है, और 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 20 तक अगर आपको याद नहीं होंगे थोड़ी तकलीफ होगी आपको। ठीक है, अब जो एटम है ना, एटम वो दो चीज़ों को जन्म देता है। ठीक, एटम दो चीज़ों को जन्म दे सकता है। या तो एटम बना सकता है कंपाउंड को, ठीक, या तो एटम बना सकता है मॉलिक्यूल को। कैसे देखते हैं, पहले कंपाउंड को देख लेते हैं। व्हेन 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम, अलग अलग एटम कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, they give rise to compound। जब दो एटम, अलग अलग एटम है ना, मिक्स होते हैं फिक्स रेशियो में, वो हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में देख ही लेंगे। तो वो जब फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड को जन्म देते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। हाइड्रोजन एक कंपाउंड है और क्लोरीन एक कंपाउंड है, तो यानी H और Cl मिलके क्या बना देंगे, HCl। तो ये एटम है, ये एक एटम है, और मिलके बना दिया इन्होंने, अलग अलग मिलके क्या बना दिया इन्होंने, कंपाउंड। और HCl को हम बोलते हैं हाइड्रो
क्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, नमक ले लेते हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम का सिंबल Na होता है, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। जब दोनों मिले एटम्स तो एक अलग अलग एटम्स से तो NaCl बना। NaCl को हम क्या बोलते हैं? NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जो नमक आपके घर पे यूज़ होता है ना स्वाद अनुसार, उस नमक को मैं क्या बोलता हूँ? सोडियम क्लोराइड बोलता हूँ। ठीक है, तो जब अलग अलग कंबाइन हुए तो उन्होंने किसको जन्म दिया बच्चों? कंपाउंड को जन्म दिया। पर जब सेम होंगे, जब सेम जुड़ेंगे तब मॉलिक्यूल्स बनेंगे। देखते हैं कैसे। अच्छा, वाटर भी ऐड कर सकते हो उसमें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसको जन्म दे रहे हैं? H2O को। और H2O किसका है? वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक, व्हेन टू और मोर सेम एटम्स, यहां बात ध्यान रखना डिफरेंट एटम की थी, पर यहां बात कर किसके एटम की कर रहा हूं मैं? सेम एटम की कर रहा हूं। व्हेन टू और मोर सेम एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो, फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे, दे गिव राइज टू मॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल्स को जन्म देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देके बता दो सर। ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो बन जाएगा H2, जो गैसियस फॉर्म में होता है हाइड्रोजन का। तो H2 को मैं कंपाउंड नहीं बोलता हूँ कभी भी, H2 को हमेशा मैं मॉलिक्यूल ही बोलता हूँ। ये बात तो आपने समझनी है कि H2O कभी भी एक कंपाउंड नहीं है। ये भाई साहब कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। सेम जब मिले तो फिर क्या बना आपके पास? मॉलिक्यूल बना। इसी तरह क्लोरीन का ले लेते हैं, Cl प्लस Cl, Cl2, वो भी गैसियस ही नेचर है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया आपके पास? कंपाउंड। तो चैप्टर का जो नाम था वो तो हमको बिल्कुल आसानी से समझ आ गया। एटम क्या होता है बता दिया, जो अकेले रहने की क्षमता रखता है। मॉलिक्यूल क्या है बता दिया, एक्स्ट्रा कंपाउंड भी आ गया था, वो भी बता दिया आपको मैंने। ठीक है, ये सब कि ये बन कैसे रहे हैं ना, ये सब समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या समझना पड़ेगा आपको? कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी समझना पड़ेगा। क्या है कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी? देखते हैं जरा। वैलेंसी समझने के लिए आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों का ही कंसेप्ट जो है वो पता होना ही चाहिए। उसके बिना आप कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी सीख नहीं सकते हो। ठीक है, तो जब स्टडीज हुई, तीन मेजर थ्योरीज थी जिसने किसी एटम्स को कभी डिफाइन किया। ठीक है, सबसे पहले आए थे हमारे पास J.J. थॉमसन, फिर आए थे हमारे पास रदरफोर्ड जिन्होंने अल्फा रे गोल्डफॉल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, फिर आए हमारे पास नील्स बोहर जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया, क्वांटम मैकेनिक्स को मिक्स किया जो जानकारी थी उनके पास। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से हमको ये पता चला, ठीक है, जो आज अप्रूव करते हैं, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, 11th में और 12th में पढ़ोगे आप। तो जब फाइनली हमको पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, तो हमने देखा कि सेंटर में ना कुछ है। क्या है सेंटर में? सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये पता लग गया था हमको। सेंटर में न्यूक्लियस क्यों है और चार्ज क्या है? तो न्यूक्लियस का चार्ज हमेशा हमने देखा पॉजिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, साइंस चलती है फैक्ट के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर, रट्टा नहीं मारना है। मैंने कहा पॉजिटिव इन नेचर है, आपने मान लिया, ये बहुत गलत चीज़। समझना जरूरी है कि पॉजिटिव इन नेचर क्यों है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का भार जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, N प्लस P। ये शॉर्ट फॉर्म को याद रखो आप कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है N, एक होता है P। अभी जो N है ना, ये N क्या है? ये N न्यूट्रॉन है और P क्या है आपके पास? P प्रोटॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों वो न्यूट्रल होता है। N से न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रल, याद करने में आसानी हो गई है। P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव, ये याद करने में आसानी है। तो अगर कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज़ न्यूट्रल भी है और कोई चीज़ पॉजिटिव भी है,
ठीक है, न्यूट्रल भी है और पॉजिटिव भी है, तो सेंटर का चार्ज क्या ही होगा, न्यूट्रल को चार्ज होता ही नहीं है, तो सेंटर का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव ही होने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो फिर हमको पता लगा कि साथ में ना शेल्स होती हैं इस तरह करके, ठीक, फिक्स्ड शेल्स होती हैं, ठीक, इसको आप पाथ भी बोलते हो, इसको आप ऑर्बिट भी बोलते हो। 11वीं क्लास में डिटेल है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, सब शेल, शेल बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं समझना आपको। समझने वाली बात यह है कि शेल है, उसके अंदर क्या घूम रहा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हर एक शेल में एक बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ना फिक्स्ड नंबर है मेरे पास। ठीक है, ठीक, तो पहली शेल को हमने के नाम दिया था, दूसरी शेल को एल नाम दिया था। ठीक है, तो शेल में घूम रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है आपके पास। ठीक, फिर हमने ये भी बात समझ ली थी 9th में ही कि के एल एम करके हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। फर्स्ट शेल में 2 स्टेबल होते हैं, उसके बाद जितने भी हैं उसमें 8 8 8 और हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल हो सकती हैं। ठीक है, और 8 8 8 स्टेबल है, पर यह जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें ये 8 स्टेबल होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला भी अलग है आपके पास। पूछ लेते हैं आपसे कि किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या होता है, आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है 2n² होता है। क्या होता है, 2n²। 2n² का मतलब क्या है कि मान लो कि आपसे पूछे कि थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप 2 × 3 का स्क्वायर कर दोगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे मेरे पास, 18 आएंगे। तो ऐसे कोई पूछ लेगा आपके पास फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, तो मुझे आंसर तो उसको पहले से ही पता होता है, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, मुझे पता है 2 ही बनाए हैं मैंने। ठीक है, तो इस तरह करके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी चीज़ के लिए आराम से आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो टॉपिक से भटकते नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। कंसेप्ट ये है कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, देखते हैं, रब करते हैं उसको। एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास क्या होता है, तो एक एटम में, तो मैंने एटम बनाया आपके सामने, एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे इसमें। तो इस एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 10 ही होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक, पर साइंटिफिक कम्युनिटी ने मुझे एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट तो मैं बोल रहा हूं आपको जिंदगी भर याद रखनी चाहिए। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट ये है कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसने कहा एटम एज अ होल, एटम अपने में ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज उसमें हमेशा क्या रहेगा, हमेशा बराबर ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैं अगर यहां देख रहा हूं, अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे। तो आप ये पूछ सकते हैं मेरे से सवाल कि आपने पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं लिखा। वो इसने नहीं लिखा क्योंकि प्रोटॉन जो है वो अंदर फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन वेरी करता रहता है। इलेक्ट्रॉन वेरी करने की वजह से आयन जनरेट होते हैं, पता नहीं कैसे, छोड़ो उसको, देखते हैं बाद में उसको। तो ये आ गया एटॉमिक नंबर, ये समझ आ गया मुझे। अब मैं एटॉमिक मास की भी बात कर लेता हूँ, उसका फॉर्मूला भी सिंपल है। क्या है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है न्यूक्लियस का भार, ही सेंटर में न्यूक्लियस है ना, एटम का होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो अगर वो सेंटर में है, उसका भार है हमारे पास, तो मैं दोनों का एटॉमिक मास को कंबाइन कर लूंगा। एटॉमिक मास क्या होगा सर, जो दो चीजें अंदर उसको लिख लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं n + p कर दूं तो मुझे एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो मुझे दो चीजें ऐड करनी पड़ती हैं मास निकालने के लिए, इसलिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू हमेशा कम होती है, एटॉमिक मास की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे काम चलता है इसका।
एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सोडियम की एग्जाम्पल लो आप, ठीक। सोडियम का कंसेप्ट समझेंगे अब जरा। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब मुझे इस एटॉमिक नंबर 11 से क्या पता चलता है? मुझे ये पता चलता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे मुझे नहीं पता, ना मैं निकाल सकता हूं। क्यों नहीं निकाल सकता? उसके पता होने के लिए मुझे क्या चाहिए? एटॉमिक मास चाहिए। मुझे याद है, हम तो साइंटिफिक कम्युनिटी में काम करते हैं, हमको याद है एटॉमिक मास सोडियम का 23.3 होता है। मैं 23 लेके चल देता हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू में। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या आया? एटॉमिक मास का फॉर्मूला आया नंबर ऑफ, हमने पढ़ा है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास अगर मेरा 23 है, 23 है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास? न्यूट्रॉन में भी निकाल लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, प्लस प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आई? 23 माइनस 11, तो 12 न्यूट्रॉन्स आ गए मेरे पास। तो एक इंफॉर्मेशन से आप एक एटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो ये जब सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की तो मुझे पता लगा कि इसके बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में और एटॉमिक मास के बारे में। ये आ गई बेसिक बात। अब यही एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। टॉपिक मैं अभी बिठा नहीं रहा हूँ, बैलेंस ही समझ रहे हैं। अभी कैसे समझेंगे बताता हूँ। अभी अगर आप ABCD नहीं पढ़ोगे, सीधा वर्ड पे आ जाओगे तो नहीं समझ आएगा ना। तो ये जब क्लियर हो गया तो हमको पता चला एक बात कि एटम जो होता है, ठीक, वो दो चीजों को जन्म दे सकता है। तो मैंने ये बात निकाली, एटम जो होता है वो दो चीजों को जन्म दे सकता है, ठीक है। और वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें हैं आयंस। एक होता है आपके पास कैटायन, ठीक, एक होता है आपके पास एनायन। कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव इन नेचर होता है और एनायन जो होता है वो नेगेटिव इन नेचर होता है। तो टॉपिक क्या बना मेरे पास? आयन बना। क्या बना टॉपिक मेरे पास? आयन। आयन कैसे बनते हैं, ठीक है। आयन समझने के लिए आपको एग्जाम्पल ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने ले लिया एग्जाम्पल सोडियम का ही पकड़ते हैं, फेवरेट एलिमेंट है मेरा सोडियम। सोडियम को मैंने ले लिया। सोडियम का मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है मेरे पास एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल Na है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11। मैं क्या करता हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या लिख देता हूँ? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आप लिखोगे KLM, पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8, 8 तो 10 हो गए, टोटल 11 है, तो पीछे 1 ही बचा, ठीक। फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल भी लेता हूँ। क्लोरीन का काउंटर पार्ट, बेटर हाफ, वाइफ, जो मर्जी बोलो, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर होता है 17। मैंने बोला एटॉमिक नंबर नहीं याद करोगे चैप्टर नहीं आ सकता आपको, ठीक। फिर मैं लिखता हूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या हो गया? K, L और M। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। देखो ना, 8, 2, 10 और 1, 11, 11 पूरे हो गए थे। 8 और 2, 10 और 7, 17, तो ये 17 पूरे हो गए मेरे पास। अब मुझे देखनी है सिर्फ आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मुझे आउटर मोस्ट शेल को देखना है। क्यों देखना है? इसके पीछे रीजन है। अब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग इज ऑलवेज आउटर मोस्ट इन नेचर। हमेशा बाहर वाला शेल, ये रहा बाहर वाला शेल, ये रहा बाहर वाला शेल, यही बॉन्ड बनाने में पार्ट लेगा। बाकी कोई इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं ले सकता। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्ट लेते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे इसको हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि सोडियम के पास एक फालतू है, ठीक है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसको? क्लोरीन, क्योंकि इसके लिए 8, इसका ऑप्शन क्या है? या तो ये 1 को डोनेट कर दे तो ये 2, 8 स्टेबल हो जाए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, वो सोडियम नहीं कर सकता।
इसके बाद 7 हैं, ये 7 लूज नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो भी। एक एक्सेप्ट करना आसान है, इससे एक ले लेगा। तो जैसे ही सोडियम ने एक दिया तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई 2 और 8, ठीक। और इसकी क्या बन गई 2, 8 और 8। देखो ये भी स्टेबल आ गया, ये भी स्टेबल आ गया, क्योंकि 8 और 8 क्या होता है हमारे पास स्टेबल। पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जिसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया उस पर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, तो सोडियम बन गया कैटायन। और जिसने एक्सेप्ट कर लिया नेगेटिविटी, जिसने एक्सेप्ट कर ली उस पर चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, तो वो क्या बन गया एनायन बन गया, ठीक है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे NaCl। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट कर दिया। तो मैंने पढ़ा है एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो प्लस माइनस ने कैंसिल किया तो NaCl बन गया, जो खुद क्या है नमक हम खाते हैं घर पे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये बन गया NaCl। इससे दो चीज़ें बनी थी, एक कैटायन और एक क्या बना था आपके पास एनायन। तो इन दोनों को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आयंस। अब बात आ गई वैलेंसी की, किसका लेन देन हुआ है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है, डोनेट किया है, तो सोडियम की वैलेंसी आ गई +1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई, एक एक्सेप्ट किया है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी -1। तो इसी तरह हम किसी की भी वैलेंसी को निकाल सकते हैं। थोड़े और केस देखते हैं। ए पार्ट निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं वैलेंसी, फाइंड द वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, याद रखना पड़ेगा मुझे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2, 8 और 3। तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो या 3 डोनेट कर दे या तो 5 को एक्सेप्ट कर दे। 5 को एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है, 3 डोनेट करना आसान है, जो डोनेट करेगा चार्ज का जाएगा +3, तो उसकी वैलेंसी होगी +3, ठीक है। बी पार्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीजन जो है आपके पास एटॉमिक नंबर है उसका 8, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो हो जाएगा 2 और 6। अब इसको 6 हैं आउटर मोस्ट में, या तो ये 6 डोनेट कर दे या तो ये 2 को एक्सेप्ट कर ले। 2 को एक्सेप्ट करना आसान है, तो जो एक्सेप्ट करता है उस पर चार्ज लगता है माइनस का, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी आपके पास -2 होगी। तो ये है कंसेप्ट किसका, वैलेंसी का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट होते हैं। वैलेंसी होती है जितने इलेक्ट्रॉन का आपने लेन देन किया है उसके बीच में, ठीक है। इसी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड के। देखते हैं कैसे बनते हैं केमिकल फॉर्मूले, ठीक। कंपाउंड्स, ठीक है। क्या टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। 2 तरीके हैं निकालने के, एक शॉर्टकट मेथड जिसको आपको लर्न करना पड़ता है, और एक लॉन्ग मेथड जिसको मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लिया तो पूरी लाइफ के लिए आपको याद रहेगा। तो एक कंसेप्ट ले लेते हैं ना, पहला ए पार्ट केस ले लेते हैं, 2-3 केस लेके समझ लेंगे इसको। पहले सिंपल केस ले लेते हैं कि सोडियम एंड क्लोरीन फॉर्म्स अ कंपाउंड, ठीक। तो आपको बोलेंगे राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, वैलेंसी और कुछ चीज जो भी आगे चीजें होंगी देख लेंगे इसको। तो जो 2 नाम दिए हैं आपने उसको पकड़ लेना है, सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl। स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 281, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक नंबर 17 होती है तो 287। अब जो आउटर मोस्ट हैं उतने इलेक्ट्रॉन आप अपने सिंबल के साथ जोड़ दो स्टेप 3 में, ठीक। जोड़ो, सोडियम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन तो X लगा दिया, क्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7। इसको 8 करने के लिए एक चाहिए, इसको दे देगा एक, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। फॉर्मूला क्या बन गया NaCl। वैलेंसी की बात करें तो हमने पढ़ा है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो +1, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसकी वैलेंसी क्या होगी -1। सिंपल केस है। केस 2 पे आओ, ठीक। एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स अ स्टेबल कंपाउंड। तो फाइंड इट्स केमिकल फॉर्मूला और वैलेंसी।
ठीक है, ये तो सिंपल था, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है आपके पास। एल्युमिनियम Al, ऑक्सीजन O। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर स्टेप सेम ही रखने सब में, एटॉमिक नंबर 13, ऑक्सीजन O, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया 8, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2, 8 और 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 और 6। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, ठीक है।